हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध डिस्कस किया था और उसका फार्मूला भी हमने लेकर आया था, यह बराबर r/2। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताएंगे। या इसमें ये कह सकते हैं कि कभी कभी फार्मूला सिद्ध करने के लिए जाता है कि सिद्ध कीजिए 1/f = 1/u + 1/v। इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। यानी कहता है कि दर्पण के सूत्र को सत्यापित कीजिए तो भी आपका यही प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं वो दर्पण का सूत्र जानने वाले हैं। दर्पण का सूत्र कह सकते हैं या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध भी कह सकते हैं। या सिद्ध कीजिए 1/f = 1/u + 1/v भी कह सकते हैं। दर्पण का सूत्र भी कह सकते हैं कि दर्पण का सूत्र सत्यापित कीजिए, या कह सकते हैं UBF में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। यानी हम जो ज्ञात करने जा रहे हैं वो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या जानेंगे? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। ये हम जानने जा रहे हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध, तथा फोकस दूरी में संबंध। ये कंडीशन हो गया। एक चीज़ और कह सकते हैं, दर्पण का इसका सूत्र भी कहते हैं, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? दर्पण का सूत्र भी हम यहाँ कह सकते हैं। नहीं, दर्पण का सूत्र से भी कहने के लिए आएगा तो वही चीज़ है। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए लिख लेते हैं? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र निगमन करने के जा रहे हैं। ठीक है, दोनों का कंडीशन अवतल दर्पण की सहायता से भी दिखाएंगे और उत्तल दर्पण की। इस वीडियो में अवतल दर्पण रहेगा, अगली वीडियो में हमारा क्या रहेगा? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, चलिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। हमारे पास एक अवतल दर्पण M1 M2 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। बच्चे इस चीज़ आप वीडियो में, पिछली वीडियो में ही पढ़ चुके हो ये सबसे सारी चीज़ें कि दर्पण कैसा होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। इस पर एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं F, P कहते हैं, जिसे कहते हैं P ने ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं वस्तु जो रखी है वो क्या है? ये है। वस्तु की लंबाई क्या है? ये, मतलब ये B है। ये भी एक वस्तु है। ठीक है, तो ये भी वस्तु है। देखिए, अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसके सामने U दूरी पर, क्या मान लेते हैं? U दूरी पर, U दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? U दूरी पर कोई वस्तु रखी है। कितने दूरी पर? उसके ध्रुव से U दूरी पर क्या रखा हुआ है? कोई वस्तु रखा है। और इस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब खींचने का नियम की सहायता से जानेंगे। तो प्रतिबिंब का खींचने का नियम जो है उसमें क्या होता है? हम 3 नियम है प्रतिबिंब खींचने के, जिसमें से 2 नियमों का प्रयोग हमेशा करना होता है। पहला नियम क्या है? आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो पहला नियम लगाने जा रहे हैं, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा बच्चा? तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो F होगा। ये मुख्य फोकस, एक मार्कर नहीं चल रहा है। ये क्या है बच्चा? तो ये F है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? मान लेते हैं C है। क्या है? C है, क्योंकि ये P होता है, F होता है, C है, आपको पता है, चीज़ें आपको बताया गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मतलब एक प्रकाश किरण और भेजेंगे जो कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। तो अगर उसी पथ पर वापस लौट आती हैं तो ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। यानी इसका क्या बन रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है भैया? प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब। इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं? इसको वो मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? I। यानी इसकी लंबाई क्या है? I वो है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखते हैं? ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? जहाँ पर परावर्तन हो रहा है जिसमें, तो आपतन बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D। और उसके बाद यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चा? एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, जो ये मान लेते हैं कि इसके सेम समीप ही है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु E मान लेते हैं। ठीक है, तो बात को समझिए। ये हमने मान लिया कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो B दूरी पर बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो B दूरी पर बन रहा है। दर्पण से क्या होता है? B दूरी पर बन रहा है, मतलब इसके प्रतिबिंब की दूरी कितना बच्चा? B है। और ये जो है ये फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है? F है, क्योंकि हमें UBF में ही संबंध बताना है। ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की अगर हम दूरी माने तो क्या होता है? मान लेते हैं R है। क्या मान लेते हैं? वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या है? मान लेते हैं ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या मान लिया हमने? R है। तो पहले ये आपका फिगर तैयार हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फिगर। अब इसी का कैलकुलेशन हम करेंगे और UBF में संबंध लेंगे। तो पहले मान लेना पड़ेगा। माना एक अवतल दर्पण, देखिए M1 M2 है, M1 M2 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R तथा
फोकस दूरी एफ है तथा फोकस दूरी एफ है, ये हमने मान लिया। ठीक है, फोकस दूरी क्या है, एफ है। हमने ये माना बच्चा कि एक अवतल दर्पण हमारे पास M1 M2 है, M1 M2 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, R, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R है, तथा इसकी फोकस दूरी हमने क्या मान रखा है, F है। ठीक है, तथा ध्रुव P है, तथा ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। मतलब यहाँ से U दूरी पर एक वस्तु क्या है, देखिए यहाँ से U दूरी पर एक वस्तु क्या रखा हुआ है, AB है, दूरी पर एक वस्तु AB है, जिसका प्रतिबिंब मतलब इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, ठीक है, ध्रुव से B दूरी पर IO है, B दूरी पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब IO मान लेते हैं, IO मतलब प्रतिबिंब क्या है, IO है, ध्रुव से B दूरी पर बनता है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज जो सॉल्व करेंगे बच्चा, देखिए ये ABC और IOC में ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। देखिए समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है, देखिए ये BC मतलब ये वाला त्रिभुज और IOC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि 90 डिग्री का ये भी है और 90 डिग्री का कोण ये भी है, और ये कोण बराबर है। किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज क्या बच्चा, चित्र के अनुसार देख रहे हैं, त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज। क्या लिखेंगे बच्चा, समरूप त्रिभुज। कौन कौन समरूप है, तो ये BC, कौन त्रिभुज लेना, याद रखना चाहिए आपको, ये BC तथा देखिए ये BC तथा IOC में, यही तो समरूप है, IOC में। तो यह समरूप त्रिभुज है, तो समरूप का नियम लगा देंगे। समरूप का नियम क्या होता है, समरूप के नियम से बच्चा, समरूप का नियम क्या होता है, तो समरूप का नियम ये होता है कि संलग्न भुजाओं का अनुपात संलग्न भुजाओं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संलग्न मतलब साथ वाली भुजा, मतलब AB अपान IO, यानी संलग्न भुजाओं का अनुपात। अब संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब AB अपान IO बराबर BC, मतलब लंब का बटा नहीं, लंब का अनुपात बराबर आधार का अनुपात, इसको कहते हैं संलग्न भुजा। यानी क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AB अपान, देखिए लंब का बटा यानी IO, और बराबर आधार का यानी BC। देखिए इसका आधार BC है और इसका आधार क्या है, OC। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जैसे ये समरूप है, इसी प्रकार ये त्रिभुज भी समरूप है। ये दोनों त्रिभुज देखिए, त्रिभुज DEF, देखिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज IOF ये भी समरूप हैं। तब यहाँ लिखेंगे तथा इसी प्रकार क्या होगा, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज DEF तथा IOF में ये कंडीशन लेंगे, DEF तथा IOF। देखिए DEF तथा IOF में, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पर भी समरूप त्रिभुज लगा देंगे। यानी इसी प्रकार त्रिभुज DEF तो क्या जाएगा, देखिए संलग्न भुजा ये भी समरूप है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री इधर से 90 डिग्री, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर हैं। तो किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो क्या होता है, समरूप। जिस प्रकार से ये समरूप है उसी प्रकार से ये भी समरूप है, और इसमें भी वही कंडीशन लगा देना है, समरूप के नियम से। समरूप का नियम क्या होता है बच्चा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, समरूप का नियम ये होता है कि संलग्न हो जाने की जगह DE अपान IO बराबर, देखिए DE अपान IO बराबर EF अपान EF, देखिए EF अपान OF, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे आप, तो ध्यान देंगे कि ये दोनों रेखाएं, देखिए मुखाक्ष और जो ये रेखा जा रही है समांतर है। देखिए समांतर, तो जब ये बच्चा समांतर हैं ये दोनों रेखाएं, चूंकि BP और AD रेखा क्या है, समांतर है, तो इनके बीच की दूरी भी बराबर होगा, इनके बीच की, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है बच्चा। ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चा, बराबर। मान लेते हैं दो समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर जो दूरी है और जो यहाँ पर दूरी है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, DE। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बात क्या कह रहा है, बात ये कह रहा है कि AD, देखिए AD समांतर, मतलब AD समांतर किसके है, BP के है, BP। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। इसका मतलब क्या है कि AB बराबर क्या होगा, DE, तब AB बराबर DE। ठीक है, अब यह मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी यह मान 1 में रखने पर, तो जब बच्चा 1 में रखेंगे तब क्या आ जाएगा, बात को समझिए। मतलब अगर AD के स्थान पर, देखिए AB के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर AB 1 में रखना है, तो AB के स्थान पर क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, यानी DE बटे
आई ओ बराबर क्या हो जाएगा बी सी अपान ओ सी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। आप समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, मतलब 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखेंगे तो डी अपान आई वो यहाँ आया है, डी अपान आई वो यहाँ है, मतलब इन दोनों समीकरण का एक पक्ष बराबर है, मतलब दोनों समीकरणों का एक पक्ष क्या है, बराबर होता है। जब किन्हीं दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है बच्चा, तो वहाँ समीकरण का तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब जो चीज़ बराबर है वो चीज़ गायब हो जाएगा, बचा हुआ चीज़ लिख लेंगे। कैसे? तो यहाँ पर क्या होगा, पहला नंबर क्या जानिए कि समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर क्या लिखेंगे बच्चा, समझिए यहाँ से। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे बच्चा तब क्या आ जाएगा, देखिए तुलना करेंगे तो देखिए डी अपान आई वो, डी ई अपान आई वो, ये दोनों गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा ई एफ। क्या बचेगा बच्चा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बचेगा क्या, ई एफ। देखिए इसमें से ये चीज़ गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई एफ अपान ओ एफ, ई एफ अपान ओ एफ बराबर क्या बचेगा, बी सी अपान ओ सी। क्या बचेगा, बी सी अपान ओ सी, ये बचेगा। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 4। देखिए एक समीकरण में ये बचेगा, दूसरे समीकरण में ये बचेगा। अब बात को समझिए, बात को ये समझना है, ध्यान दीजिएगा, बात को ये समझना है कि मान लेते हैं बिंदु ई जो है वो पी के समीप है, क्योंकि जस्ट बगल में है। बात को समझिए, जो बिंदु ई है, ई वाला पॉइंट है, वो समझ लीजिए पी पर है। जैसे पिछले में हमने बताया था कि बिंदु डी पी के समीप है, तो जितना दूरी वो था हमने मान लिया था ना, उसी प्रकार हमने क्या मान लिया, माना बिंदु ई जो है, देखिए माना बिंदु ई पी के समीप है, तो क्या होगा, जितना एफ ई होगा उतना क्या होगा, एफ पी होगा, जितने एफ ई होगा उतना क्या होगा, एफ पी होगा। तो मान लेते हैं माना बिंदु ई माना बिंदु ई बिंदु एफ पी के समीप है, माना बिंदु ई बिंदु पी के समीप है, बिंदु पी के समीप है। अगर ये उसके समीप है बच्चा, ये पॉइंट इसी के जस्ट समीप है, तो दोनों की दूरी लगभग क्या होगी, बराबर होगी। अगर बिंदु ई जो है वो पी के समीप है तो एफ ई और एफ पी की वैल्यू लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तब आप लिख सकते हैं ई एफ, मान लो ई भी यहीं पर है, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया गया ना, देखिए हम लिख रहे हैं मतलब मान लेगा कि मान लिया कि ई भी यहीं पर है, तब ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी के हो जाएगा, यानी एफ पी के। ठीक है, यह मान 4 में रख दीजिए, 4 में रखने पर, और जब 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो क्या जाएगा, एफ पी आ जाएगा, एफ पी बटे ओ एफ बराबर बी सी अपान ओ सी। अब बात को समझिए, मतलब एक निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह प्रॉपर्टी नियम है जो भी आपको बताया ना गया, अब इसी के जस्ट हम बताएंगे बाद में। वो कहता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नपी होनी चाहिए। सभी दूरियां कहाँ से नपी होनी चाहिए, ध्रुव से। तो देखिए सभी दूरियां ध्रुव से नापी गई हैं, जैसे यहाँ पर आया एफ पी, तो एफ पी ध्रुव से नापा गया है। अब वो एफ, वो देखिए वो एफ ध्रुव से नहीं नापा गया, क्योंकि वो एफ यहाँ से ही तक नापा गया है, तो इसको हम यहाँ से नापेंगे, तो इसको क्या, वो एफ को हम लिखेंगे ओ पी माइनस एफ पी, मतलब क्या हो जाएगा, एफ पी ऐसे रहेगा। ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वो है और ये एफ है, इसी को हमें लिखना है। तो पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे, मतलब ओ पी में से एफ पी घटा देंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, क्या कर देंगे, ओ पी, देखिए बात को समझिए, ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, वो एफ को लिख सकते हैं ओ पी माइनस एफ पी बराबर, ऐसे बी सी को देखिए, बी और सी को देखिए, तो बी और सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी माइनस सी पी, लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। ऐसे ओ सी को देखिए, देखिए ओ सी को देखिए, ओ सी को देखेंगे, क्या लिखेंगे, सी पी माइनस ओ पी, ये हो गया। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब चूंकि सबकी वैल्यू रखिए, चूंकि एफ पी बराबर एफ पी का मान कितना है, एफ पी का मान है एफ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ओ पी का मान कितना है, वो पी, तो वो से लेकर पी, यानी वो से लेकर पी की दूरी कितना है, देखिए वो है प्रतिबिंब, क्या दूरी है, बी है। ओ पी बराबर कितना है, बी। अच्छी तरह से देखिए, वो से लेकर के पी तक की दूरी कितना है, तो देखिए वो से लेकर के पी तक की दूरी क्या है, बी है। ऐसे एफ पी का मान कितना है, एफ पी का मान हो गया, बी पी का मान देखिए बी से लेकर के और पी की दूरी कितना है, यू है, यानी बी पी बराबर कितना है बच्चा, बी पी बराबर है यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बी पी बराबर यू हो गया, उसके बाद क्या है, सी पी, देखिए सी से लेकर पी की दूरी क्या है, आर, सी पी बराबर क्या है, आर, और आर के रूप में संबंध नहीं लाना, तो आर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, जैसे आप कल पढ़े थे, एफ बराबर होता है आर बाई टू, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, 2f, आर बराबर कितना आ जाएगा, 2f, तो यहाँ समझ लीजिएगा आर बराबर क्या होता है, याद कर लीजिएगा, आर बराबर कितना होता है, 2f, आर बराबर कितना होता है, 2f, क्योंकि ये संबंध हम पढ़ चुके हैं, एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध होकर के आया था, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, तो एफ बराबर सी पी बराबर आर बराबर कितना हो गया, 2f। अब बच्चा क्या, देखिए सी पी होगा ओ पी का मान भी सबका मान निकल चुका। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह प्रॉपर्टी नियम ये भी कहता है कि अगर कोई दूरी
बात समझे, अगर कोई दूरी ध्रुव से नापी जा रही है, अगर प्रकाश की दिशा में ही नापी जाती हैं तो धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाती हैं, और विपरीत दिशा में नापी जाती हैं तो ऋणात्मक। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण में कि अगर दाएं ओर की दूरियाँ, देखिए दाएं ओर की दूरियाँ हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाती हैं। ध्रुव से दाएं ओर की दूरियाँ क्या ले जाएंगी? धनात्मक। और ध्रुव से बाएं ओर की दूरियाँ हमेशा क्या ले जाएंगे? ऋणात्मक। क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कैसे ले जाती हैं, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह प्रपाटी नियम अभी आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ध्रुव के अगर दाईं ओर कोई चीज़ होता तो वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता, लेकिन ध्रुव के अगर बाईं ओर है तो क्या है? ऋणात्मक। तो ये सारे दूरियां जो हैं वो ध्रुव के बाईं ओर ही हैं, इसका मतलब सब जो दूरियां हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगी। मतलब एफ पी का मान भी माइनस होगा, बी का मान भी माइनस होगा, यू का मान भी माइनस होगा, टू एफ का मान भी क्या होगा? माइनस चिन्ह के साथ ले जाएगा। किसी मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती हैं। ये बात याद कर लीजिएगा। ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, नीचे की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह मान उठाकर रख दीजिए, यह मान 5 में रखने पर, यह मान 5 में रखने पर, जब आप 5 में रखेंगे बच्चा तब क्या आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो 5 में रखने पर आपको क्या मिलेगा? देखिए 5 में तो एफ पी है, एफ पी के स्थान पर कितना जाएगा? माइनस का एफ आ जाएगा, माइनस का एफ बटे, देखिए ओ पी के स्थान पर क्या जाएगा? माइनस का बी आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस लगा हुआ है। एफ पी के स्थान पर कितना जाएगा? तो एफ पी के स्थान पर माइनस एफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का एफ। ध्यान से देखिए, एफ पी के स्थान पर माइनस एफ, ओ पी के स्थान पर माइनस बी, और माइनस लगा था माइनस में लगाया, लेकिन एफ पी का माइनस है तो माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर बी पी के स्थान पर, तो बी पी के स्थान पर माइनस यू है, माइनस यू रखेंगे। माइनस सी पी के स्थान पर, सी पी के स्थान पर कितना है? माइनस का, देखिए माइनस का 2f है तो प्लस का क्या जाएगा? 2f, क्योंकि माइनस है और माइनस फिर आएगा तो प्लस बना लेगा, ठीक है। बटे सी पी के स्थान पर माइनस का 2f, माइनस ओ पी के स्थान पर, तो ओ पी की वैल्यू है माइनस का बी तो हो जाएगा प्लस का बी। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का, देखिए माइनस प्लस माइनस एफ बी का गुणा क्या होगा? एफ बी होगा, बराबर। इसका गुणा इधर कराएंगे तो माइनस प्लस, देखिए इसका गुणा इधर कराएंगे तो बी का गुणा यू में होगा तो माइनस का यू बी तो हो जाएगा प्लस का यू बी, देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जाएगा? यहाँ से फिर क्या करेंगे? देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, उसके बाद इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का होगा, माइनस का होगा, देखिए बात करिए, पहले का गुणा इसमें हो गया, दूसरे का कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बी का गुणा एफ में कितना हो जाएगा? 2f बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2f बी, ये हो जाएगा। एफ का गुणा इसमें अब से कराएंगे तो एफ का गुणा करेंगे तो माइनस का यू एफ, माइनस का यू एफ हो जाएगा, ठीक है। और एफ का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा बचेगा? तो माइनस का एफ बी बचेगा और बराबर यू बी बचेगा, और माइनस का 2f बी बचेगा और प्लस का माइनस का यू एफ बचेगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एफ बी और इसको लाएंगे प्लस का 2f बी, और फिर क्या बचेगा? बराबर, देखिए एफ बी सेम था इसलिए एक तरफ चला गया, क्या बचा? यू बी माइनस का यू एफ बचेगा। तो देखिए 2f बी में से एक एफ बी जाएगा, कितना बचेगा? एक एफ बी बचेगा, बराबर यू बी माइनस यू एफ, ये बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? यू बी एफ से भाग कर देंगे। भाग इसलिए क्या जा रहा है? क्योंकि बटे के रूप में आ रहा है, ठीक है फार्मूला। तो एफ बी बटे यू वी एफ बराबर यू बी बटे यू बी एफ बराबर माइनस यू एफ बटे यू बी एफ। देखिए यहाँ एफ बी कैंसिल होना पान यू आ जाएगा, बराबर यू बी कैंसिल होना पान एफ आ जाएगा, माइनस यू एफ कैंसिल होकर क्या जाएगा? 1/, वी आ जाएगा। ये सारी चीज़ इधर लाएंगे तो 1/, एफ माइनस 1/, बी बराबर 1/, यू आ जाएगा। 1/, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/, यू, ये माइनस उधर जाएगा, क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/, वी आ जाएगा। ये आपका जो फार्मूला संबंध आया है यही क्या गया? दर्पण का सूत्र। यही क्या है? दर्पण का सूत्र हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बात समझ में आई बात? तो आई होप हम समझ सकते हैं कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम, ये उत्तल दर्पण के लिए था, अब की बार हम जो देखेंगे उत्तल दर्पण में किस प्रकार से, फिर भी हमें वही लाना रहेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में किस प्रकार से होता है, थोड़ा इससे हटके होता है, तो सारी चीज़ हम वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।